मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बर्नार्ड है और वह एक अफ्रीकन अमेरिकन है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बर्नार्ड पर टेक्सास अदालत में मुकदमा चल रहा होता है। यहाँ से कहानी हमें समय से पीछे दिखाई जाती है। यह समय 1939 का होता है। यहाँ हम बर्नार्ड का बचपन देखते हैं जो बैंक के बाहर जूता पॉलिश कर रहा होता है। वह अक्सर वहाँ से आने जाने वाले बैंकर्स की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और बाद में उसे अपनी नोटबुक में लिख लेता है। वो ऐसा हर बार करता है जब भी उसे मौका मिलता है और इस तरह बैंकिंग के सारे तौर तरीके फॉर्मूले वगैरह सीखता है। ऐसा काफी दिन तक चलता रहता है। एक बार वो बैंक की खिड़की पर बैठकर उन बैंकर्स की बातों को सुनकर नोट कर रहा होता है कि तभी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। तभी बर्नार्ड वहाँ से भाग जाता है। बर्नार्ड के डैड उसकी नोटबुक देखते हैं और उसे पूछते हैं तुम इन व्हाइट बैंकर्स की जासूसी क्यों कर रहे हो, ये सही नहीं है। जिस पर बर्नार्ड कहता है वह जासूसी नहीं करना चाहता, वो बस ये सीखना चाहता है कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए। फिर उसके पिता कहते हैं बेटा तुम टैलेंटेड हो लेकिन गलत रंग के साथ पैदा हुए हो। ब्लैक मैन टेक्सास में पैसा नहीं कमा सकता। जिस पर बर्नार्ड कहता है यहाँ टेक्सास में नहीं कमा सकता लेकिन कहीं और तो कमा सकते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड बड़ा हो चुका है और वो लॉस एंजलिस गया है। वहाँ वो उसकी वाइफ के अंकल के घर जाता है जहाँ वो कहता है कि लॉस एंजलिस में रियल एस्टेट का बिजनेस करेगा। यह बात सुनकर अंकल पहले उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर समझाते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। बर्नार्ड वहाँ से उठकर अपने बेटे के पास चला जाता है। अगली सुबह बर्नार्ड अपने कजिन को उसके वर्क पैलेस पर ड्रॉप करता है जहाँ उसकी मुलाकात मैट स्टीनर से होती है। इसके बाद बर्नार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर वो टेक्सास में उन घरों के पास जाता है जहाँ फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है और उनसे नेगोशिएट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड की वाइफ उसे को इन्वेस्टर जॉय से मिलाती है क्योंकि बर्नार्ड को एक इन्वेस्टर की जरूरत होती है ताकि वो घरों को आसानी से खरीद सके। लेकिन बर्नार्ड उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देते हैं जिससे बर्नार्ड और उसकी वाइफ के बीच में काफी बहस हो जाती है। अगले सीन में हम बर्नार्ड को बार्कर के साथ देखते हैं। वो बार्कर की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उससे नेगोशिएट करता है। बार्कर अपनी प्रॉपर्टी की कीमत $40,000 बताता है। बर्नार्ड उसे $30,000 का ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देता है। अगले सीन में हम बर्नार्ड को मिड सिटी बैंक में देखते हैं जहाँ वो मिस्टर रीड से मिलने की कोशिश करता है जो कि एक बैंक एम्प्लॉय है, लेकिन ब्लैक होने के कारण वो मिलने से मना कर देता है। बर्नार्ड बैंक के बाहर मिस्टर रीड का वेट कर रहा होता है। फिर वो उनसे मिलता है और मिस्टर वार्कर के नाम पर 10,000 का लोन लेता है जिसका पता बाद में बार्कर को लग जाता है। वो बर्नार्ड को फोन करता है। बर्नार्ड थोड़ा घबरा जाता है लेकिन बार्कर के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नार्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगली सुबह बर्नार्ड और उसका कजिन बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक व्हाइट लेडी आती है जो उस बिल्डिंग में रेंट पर रहती है। ब्लैक होने के कारण वो उनसे बहुत नाराज होती है और कहती है तुम दोनों यहाँ व्हाइट बिल्डिंग में क्या कर रहे हो, जिसमें बर्नार्ड कहता है कि उसने बार्कर से इस बिल्डिंग को खरीद लिया है। इसके बाद वो लेडी अपना घर चेंज कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं बर्नार्ड बार्कर को काफी प्रॉफिट करके देता है जिससे बार्कर खुश होकर उसके साथ बिजनेस करना चाहता है। 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए मान जाते हैं दोनों, लेकिन बार्कर एक शर्त रखता है। वो कहता है अब से सारे डील वो खुद करेगा क्योंकि वो जानता है कि एक ब्लैकमैन से कोई डील नहीं करेगा। बर्नार्ड मान जाता है। फिर वो बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी एक रात अचानक हार्ट अटैक से बार्कर की मौत हो जाती है। बार्कर की वाइफ किसी ब्लैकमैन से कोई डील नहीं करना चाहती, इसलिए वो बर्नार्ड के साथ बार्कर के सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर देती है। इससे बार्कर को काफी लॉस होता है। अगले सीन में हम बर्नार्ड को जॉय के साथ देखते हैं। वो जॉय से बैंकर्स बिल्डिंग खरीदने के लिए कहते हैं जिस पर जॉय कहता है यहाँ कोई ब्लैकमैन नहीं रहता और वह किसी ब्लैकमैन से डील नहीं करेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। अगले सीन में हम मैट स्टीनर को देखते हैं। बर्नार्ड कहता है मैट हमारे लिए उनसे डील करेगा, जिस पर मैट बोलता है उसे बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो ये सब कैसे करेगा। जिस पर बर्नार्ड कहता है कि वो उसे सब कुछ सिखा देगा। जॉय मैट पर ट्रस्ट नहीं करता लेकिन बर्नार्ड के कहने पर वो मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉय और बर्नार्ड मैट को गोल्फ सिखाते हैं और बैंकिंग के सारे रूल्स और फॉर्मूले सिखाते हैं ताकि वो प्रोफेशनल लगे। एक महीने के बाद मैट पूरी तरह तैयार हो जाता है डील करने के लिए। वो मैट को चार्ल्स रिनॉट की पूरी जानकारी देते हैं जो कि बैंकर्स बिल्डिंग का ओनर है। अगले दिन सुबह मैट चार्ल्स से मिलता है और वे दोनों गोल्फ खेलते हैं। इस तरह उन दोनों के बीच थोड़ी जान पहचान हो जाती है। फिर हम देखते हैं मैट चार्ल्स से डील करने के लिए बैंकर्स बिल्डिंग जाता है। वहाँ मैट कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको बिल्डिंग की कई वैल्यूज समझाता है। इस सीन में मैट बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत तेजी से सॉल्व कर देते हैं जबकि चार्ल्स का असिस्टेंट कैलकुलेटर से भी इतनी तेजी से कैलकुलेट नहीं कर पाता। ये देख चार्ल्स मैट से बहुत इंप्रेस होता है और वो इस डील को फाइनल कर देता है। मैट ये सारी कैलकुलेशंस याद करके आया हुआ होता है क्योंकि उसकी मेमोरी काफी अच्छी होती है। अगले दिन जॉय और बर्नार्ड मैट के साथ बैंकर्स बिल्डिंग में जाते हैं। ये देख मिस्टर रीड चौंक जाता है। इन सब के बाद बर्नार्ड और उसकी टीम कई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं जिससे यहाँ निग्रो लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये सब देख बर्नार्ड काफी खुश होता है। इसके बाद बर्नार्ड कुछ टाइम के लिए अपने होम टाउन टेक्सास चला जाता है जहाँ वो एक सुबह अपने बेटे के साथ उस बैंक के बाहर जाता है जहाँ उसने बचपन में जूते पॉलिश किए थे। वहाँ एक बच्चा जूता पॉलिश कर रहा होता है। बर्नार्ड उससे जूते पॉलिश करने के लिए बोलता है लेकिन वो बच्चा ये कहते हुए मना कर देता है कि वो केवल व्हाइट मैन के लिए पॉलिश करता है। यह सब देख बर्नार्ड कुछ सोचता है और मेनलैंड बैंक खरीदने के लिए प्लान बनाता है। वो ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि टेक्सास में कोई भी बैंक निग्रो लोगों को लोन नहीं देता, जिसकी वजह से वे ना तो घर बना पाते हैं और ना ही कोई बिजनेस शुरू कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं बर्नार्ड जॉय से मेनलैंड बैंक खरीदने की बात करता है लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है लॉस एंजलिस में हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा
है और टेक्सास में ऐसा करना बहुत ही रिस्की है। बर्नार्ड उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जगह कोई और पार्टनर ढूंढ लूंगा। अंत में जॉय मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों मैट के साथ मेनलैंड बैंक में जाते हैं। वहाँ मैट रॉबर्ट फ्लोरेंस जो कि बैंक का ऑनर है और बाकी बैंकर्स से मिलता है। वहाँ रॉबर्ट के बेटे रॉबर्ट फ्लोरेंस जूनियर को मैट पर शक हो जाता है, लेकिन रॉबर्ट डील फाइनल कर लेता है। बैंक का ऑनर बनने के बाद बर्नार्ड बैंक के नियमों में कुछ बदलाव करता है ताकि वो गरीब निग्रो लोगों को भी लोन दे सके, जिससे वे अपना घर बना सके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। बर्नार्ड काफी लोगों को लोन देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट जूनियर मैट से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि तुमने हाल ही में 14 लोगों को लोन दिया है, जिसमें केवल 5 लोगों को मैं जानता हूँ, ये बाकी कौन है? मैट थोड़ा घबरा जाता है। दरअसल बाकी लोग निग्रोज होते हैं। रॉबर्ट जूनियर को मैट पर शक होता है और वो मैट पर नजर रखने लगता है। एक रात वो मैट को बर्नार्ड के साथ देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉय बर्नार्ड मैट के घर पर होते हैं, जहाँ वो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ रॉबर्ट जूनियर आ जाता है। उनके बीच काफी बहस होती है। रॉबर्ट कहता है तुम लोगों ने झूठ बोलकर बैंक खरीदा है और एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट 1 महीने में बैंक का इंस्पेक्शन करेगी और रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। बर्नार्ड सारे निग्रो लोगों ऐसे समय पर एक और बैंक खरीदना बहुत रिस्की है, लेकिन मैट कहता है हम मेनलैंड के सारे लोन इस बैंक की मदद से 1 महीने में सेटल कर सकते हैं। फिर भी वो दोनों नहीं मानते, लेकिन मैट के समझाने पर वो मान जाते हैं। लेकिन मैट इस बात पर एक शर्त रख देता है। वो कहता है इस बैंक का ऑनर मैं खुद रहूंगा, जिस पर उन लोगों में थोड़ी बहस होती है। लेकिन बाद में बर्नार्ड और जॉय मान जाते हैं और वो फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ मर्लिन को खरीद लेते हैं। इसके बाद मैट मेनलैंड बैंक के लोन को सेटल करने के लिए कई सारे लोन पास कर देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक सुबह एक ऑफिसर मैट से मिलता है जो बैंक के ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए आया हुआ होता है। मैट काफी घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। फिर वो बर्नार्ड को कॉल लगाता है। कॉल लगा के उसे सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर मैट के ऑफिस के फाइल चेक करता है। बर्नार्ड वहीं क्लीनर का काम कर रहा होता है। ऑफिसर मैट से वैल्यूएशन की मेथोलॉजी और काफी चीजें पूछता है जो उसे डाउटफुल लगती है, लेकिन मैट को कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत घबरा जाता है। वो कुछ ऐसे लोन पास किया होता है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स के खिलाफ होता है। दरअसल ये सारी गड़बड़ी मैट के लॉयर के कारण होती है, जिसे रॉबर्ट फ्लोरेंस जूनियर ने मैट के पास भेजा होता है। रॉबर्ट जानबूझकर ऐसा करता है ताकि मर्लिन बैंक क्रेश हो जाए और मेनलैंड बैंक के सारे लोन सेटल ना हो पाए। मैट बिना बर्नार्ड और जॉय को बताए मेनलैंड बैंक की फ्री वैल्यू से मर्लिन बैंक के सारे लोन को सेटल करने की कोशिश करता है, जो नेशनल बैंकिंग एक्ट के खिलाफ होता है, जिस कारण यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट मेनलैंड बैंक क्लोज कर मैट को बैंक प्रेजेंट पद से हटा देती है। उधर बर्नार्ड और जॉय को FBI वाले पकड़ लेते हैं, जो सॉलिड एविडेंस ना मिलने के कारण वे दोनों छूट जाते हैं। उधर मैट पर दबाव बनाया जाता है कि वे दोनों ये स्टेटमेंट दे इन दोनों निग्रो ने उन्हें बेवकूफ बनाकर उनका यूज किया है, नहीं तो ये उस पर कार्रवाई करेंगे। मैट काफी परेशान हो जाता है। हम देखते हैं मैट पर ट्रायल चल रहा होता है, जहाँ वो स्वीकार करता है कि उसने ये सब बर्नार्ड और जॉय के कहने पर किया है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड पर ट्रायल चल रहा होता है। वहाँ उसे अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है। बर्नार्ड कहता है हमारे देश के कानून के मुताबिक सभी इंसान बराबर है और सभी कानून द्वारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये सभी के लिए सच नहीं है। ये मुकदमा अनसेफ बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि कैसे 2 निग्रो ने टेक्सास में बैंक खरीद लिए। फिर बर्नार्ड वो ड्रेस कोड दिखाता है जो टेक्सास में निग्रो लोग पहनकर काम किया करते हैं। वो कहता है इस ड्रेस कोड का मतलब है कि आप यहाँ लोन नहीं ले सकते, आप अपना घर नहीं बना सकते और आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, मतलब आप अमीर नहीं बन सकते। आपका अमेरिकन लाइफ जीने का सपना भी कभी नहीं पूरा हो सकता। कमेटी मेंबर्स के लोग बर्नार्ड को रोकने का आदेश देते हैं। वो कमेटी मेंबर्स से कहता है क्यों एक पूरी कमेटी को अमेरिकन ड्रीम के रेस से अलग कर दिया जाता है, वो भी बस इसलिए क्योंकि उनका रंग अलग है। ट्रायल वहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड 3 साल की सजा काट कर जेल से बाहर निकलता है। बाहर उसकी वाइफ और जॉय उसे रिसीव करने आए हुए होते हैं। बर्नार्ड अपनी वाइफ से कहता है चलो हम घर चलते हैं। तभी उसकी वाइफ उससे कहती है हमारे पास तो कोई घर नहीं है। बर्नार्ड और जॉय हंसते हुए बताते हैं हमारे पास 2 घर है बहामास में। उसकी वाइफ काफी खुश होती है और वो पूछती है तुमने ऐसा कैसे किया, जिस पर बर्नार्ड कहता है ट्रायल से पहले मुझे मैट का फोन आया था। वो कहता है अगर उसने बर्नार्ड के खिलाफ गवाही नहीं दी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिस पर बर्नार्ड मैट से कहता है कि तुम हमारे खिलाफ गवाही दे दो, बदले में हमारे लिए बहामास में 2 घर ले लेना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वे लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का